Hello students, how are you? Hope you all are fine, staying safe at your home. Professor Raspit Kaur here. Welcome to my channel Theory Guru. तो आज हम इसमें करने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पार्ट 11 के अंदर ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। तो इसकी सारी प्रोविजंस समझने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ले ऑफ की क्या डेफिनेशन है और रिट्रेंचमेंट की क्या डेफिनेशन है। तो अगर किसी को इनमें कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इससे पहले मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो उसमें आप एक बार ज़रूर देख लें कि ले ऑफ क्या है और रिट्रेंचमेंट क्या है। सो एक्चुअली दिस टॉपिक इज़ टू लेंथी, ठीक है, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ ले ऑफ के बारे में बात करेंगे। इससे नेक्स्ट पार्ट में 12th पार्ट में उसमें हम रिट्रेंचमेंट के बारे में और उसकी प्रोविजंस के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो चलिए आते हैं ले ऑफ के ऊपर। चैप्टर 5A जो कि डील करता है ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के साथ। कौन सा चैप्टर? 5A, ठीक है। कहते जो ये चैप्टर है ये सभी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्लियर? तो सेक्शन 25A कहता है, इसमें बताया गया है कौन सी ऐसी 3 इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जिनके ऊपर चैप्टर 5A दैट इज ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहली है in which less than 50 workmen on an average per working day are employed in the preceding calendar month। मंथ के अंदर या तो 30 डेज होंगे या 31 डेज होंगे, ठीक है। तो पूरे महीने में एवरेज निकालनी है। मान लो एक दिन 20 वर्कर एम्प्लॉयड रहे हैं, दूसरे दिन 50 रहे हैं, तीसरे दिन 40, चौथे दिन 70, कुछ भी आप एज्यूम कर लो, ठीक है। तो आपने निकालनी है एवरेज पूरे मंथ की। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, तो आपकी एवरेज आ जाएगी, ठीक है। तो एवरेज अगर 50 से कम आई है, इफ एवरेज इज लेस देन 50, तो वो वाली इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। दूसरी कौन सी है? दूसरी विच आर ऑफ अ सीजनल कैरेक्टर। तो कहते हैं जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट या तो सीजनली काम करती है या फिर वर्क ओनली इंटरमिटेंटली। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है इरेगुलर बेसिस पे, रोज रोज नहीं करती, इरेगुलर बेसिस पे करती है, ठीक है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी पॉसिबिलिटी है तो वो एस्टैब्लिशमेंट एक्सक्लूडेड है फ्रॉम 5A, ठीक है। थर्ड वन इज टू विच चैप्टर 5B अप्लाइज। तो जिन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर चैप्टर 5B एप्लीकेबल है तो वो ऑटोमेटिकली इससे एक्सक्लूडेड है। तो ये है हमारा सेक्शन 25A। क्लियर हो गया? तो इसमें 3 एस्टैब्लिशमेंट्स बताई गई हैं जो कि एग्जम्प्टेड हैं, जिनके ऊपर चैप्टर 5A एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब इसी के अंदर कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि वो किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को चाहे तो सीजनल कैरेक्टर का नाम दे दे, चाहे वर्क इज परफॉर्म्ड इंटरमिटेंटली बोल दे। मतलब इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को चाहे सीजनल डिक्लेयर कर सकती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, चाहे वो कर सकती है इंटरमिटेंटली। मतलब वो बाइफरकेट कर सकती है कि ये सीजनल है, ये इंटरमिटेंटली है, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है, डिसीजन शैल बी फाइनल। जो भी वो डिसीजन देगी वो इस तरह से फाइनल होगा, ठीक है। स्टैंप लग गई ऊपर, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो डिसीजन जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगी कि ये इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट सीजनल नेचर की है तो स्टैंप लग गई, फाइनल, ये सीजनल नेचर की ही है। अगर किसी को वो कहेगी कि इंटरमिटेंटली है तो वो उसके ऊपर स्टैंप लग गई कि वो इंटरमिटेंटली ही मानी जाएगी। क्लियर? सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 25B, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस। इसमें कहते हैं कि कोई भी जो वर्कर है ना, उसे ले ऑफ का कंपनसेशन तभी मिलेगा अगर उसने 1 साल कॉन्टिन्यूअस सर्विस करी है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस सर्विस का मतलब क्या है, हम पहले वो देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस सर्विस का मतलब है पूरे 1 साल या तो अनइंटरप्टेड सर्विस, मतलब बिना ब्रेक के उसने 1 साल काम किया है, या फिर अगर इंटरप्ट हुई है, ठीक है, सर्विस इंटरप्ट हुई है 1 साल के अंदर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस, तो वो एक्सेप्टेबल है, तब भी उसे कॉन्टिन्यूअस सर्विस ही माना जाएगा। मतलब अगर वो बीमार पड़ा था और उसने छुट्टियां ली थी तो वो एक्सेप्टेबल है, अगर उसने ऑथराइज्ड लीव ली थी तो वो एक्सेप्टेबल है, तो वो कॉन्टिन्यूअस सर्विस का ही पार्ट है। अगर उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन द एस्टैब्लिशमेंट
तो वो भी कॉन्टिन्यूस सर्विस का पार्ट है, ठीक है। स्ट्राइक पे गए थे वो लोग, लेकिन वो स्ट्राइक बिल्कुल लीगल थी, इलीगल नहीं थी, तो वो भी कॉन्टिन्यूस सर्विस का ही पार्ट है। और अगर लॉकआउट किया था, एम्प्लॉयर ने किया था ना, तो उसमें वर्कर्स की क्या गलती, तो वर्कर्स की वो कॉन्टिन्यूस सर्विस का पार्ट है। और लास्ट पे है किसी भी कारण वर्क रुका है, सिसेशन ऑफ वर्क मतलब वर्क बंद हो गया, ठीक है, लेकिन उसके अंदर वर्कर की कोई गलती नहीं थी, ठीक है, इज नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कमैन, तो इस केस में भी वर्कमैन को कॉन्टिन्यूस सर्विस ही माना जाएगा। तो कॉन्टिन्यूस सर्विस मतलब या तो पूरा साल अनइंटरप्टेड सर्विसेज, लेकिन अगर इंटरप्ट हुई है इनमें से किसी भी कारण की वजह से, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी कॉन्टिन्यूस सर्विस का पार्ट ही है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज आती है, कहते कोई भी वर्कमैन डीम्ड टू बी इन कॉन्टिन्यूस सर्विस इन 1 ईयर इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग 2 कंडीशंस। अगर कोई भी वर्कमैन इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो यही माना जाएगा कि उसने पूरा 1 साल कॉन्टिन्यूस सर्विस करी है। अब देखते हैं कौन सी कंडीशंस हैं। देखो, जिस डेट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डेट ऑफ कैलकुलेशन, जिस डेट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं 1 ईयर की कैलकुलेशन, उस डेट से पहले 12 महीने वो एम्प्लॉयड था उसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। जिस डेट को 1 ईयर की कैलकुलेशन करी जा रही है, उस डेट से पहले 12 कैलेंडर मंथ्स देखे जाएंगे, 12 कैलेंडर मंथ्स। अगर वो वहीं पे एम्प्लॉयड था, ये है पहली कंडीशन, ठीक है, अगर वो वहीं पे एम्प्लॉयड था तो वो माना जा सकता है कि उसने 1 साल कॉन्टिन्यूस सर्विस करी है। प्लस दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ये तो हो गई पहली। दूसरी कंडीशन में कहते ड्यूरिंग सच 12 मंथ्स, इस 12 महीने के अंदर उसने 190 दिन काम किया है, कहाँ पे, बिलो ग्राउंड इन अ माइन, ठीक है, ग्राउंड के अंदर माइन में काम किया है उसने, और कितने दिन, कम से कम 190 डेज, ठीक है, प्लस कम से कम 240 डेज उसने काम किया है माइन के अलावा किसी भी और जगह पे उसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। तो अगर ये सारी की सारी बातें फुलफिल होंगी तब ये माना जाएगा कि उसने कॉन्टिन्यूस सर्विस करी है फॉर 1 ईयर, ठीक है, 190 डेज कम से कम बिलो ग्राउंड इन अ माइन एंड 240 डेज कम से कम इन एनी अदर केस। क्लियर। फिर कहते हैं वर्कमैन डीम्ड टू बी इन कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर 6 मंथ्स इफ ही सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। तो अगर अब जो कंडीशंस करेंगे, अगर उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी है तो ये माना जाएगा कि उसने कॉन्टिन्यूटी में 6 मंथ्स सर्विस करी है। तो ये भी कैलकुलेशन में हेल्पफुल होगी। तो हम इन कंडीशन से जज कर सकते हैं कि किस वर्कमैन ने कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ्स काम किया है। तो कहते हैं सबसे पहली कंडीशन है कि कम से कम 95 डेज उसने कहाँ काम किया हो, बिलो ग्राउंड इन अ माइन। तो अब 6 मंथ्स के लिए वही टाइम पीरियड कितने दिन हो गए, 95 डेज, और कम से कम उसने 120 डेज काम किया है इन एनी अदर केस। तो अगर ये दोनों बातें फुलफिल हो रही है तो हम ये मानेंगे कि वो बंदे ने कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ्स काम करा है इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। क्लियर। अब कितना सुंदर बनाया ना मैंने, है ना। वर्कमैन, कोई भी वर्कमैन तभी कंपनसेशन का हकदार होगा अगर उसने पूरे 1 साल कॉन्टिन्यूस सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, तो तभी उसको कंपनसेशन एक्रू माना जाएगा। क्लियर हो गया। तो पीछे जितनी भी हमने पढ़ी हैं सारी की सारी टर्म्स कंडीशंस, ठीक है, तो वो कंडीशंस अगर फुलफिल करेगा तभी वो वर्कमैन जो है वो हकदार हो सकता है किस चीज का, ले ऑफ के अगेंस्ट कंपनसेशन का। क्लियर। इन ऑर्डर टू कंप्यूट नंबर ऑफ डेज, अब नंबर ऑफ डेज हम कह रहे हैं ना 1 साल, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कंप्यूट करने के लिए इन दिनों को बीच में इंक्लूड करना है। कौन कौन से दिन। पहला, अगर उसको ले ऑफ करा गया है, डेज ऑन विच ही हैज बीन लेड ऑफ, चाहे एग्रीमेंट के तहत चाहे स्टैंडिंग ऑर्डर, एम्प्लॉयर ने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है उसको इसलिए ले ऑफ किया गया है, या अंडर दिस एक्ट ले ऑफ किया गया है, या एनी अदर लॉ के तहत उसको ले ऑफ किया गया है। तो इन चारों चीजों के अगेंस्ट अगर उसको ले ऑफ किया गया है तो जितने दिनों के लिए ले ऑफ किया गया है वो दिन इनके अंदर काउंट किए जाएंगे। ठीक है। डेज ऑफ अर्न लीव, जितने दिनों की उसके पास अर्नड लीव होगी, ठीक है, मतलब उसने कोई छुट्टी नहीं ली, उसकी लीव आगे फर्दर एड ऑन हो गई तो अर्न लीव हो जाती है। तो जितने दिन की अर्न लीव है उसके पास वो सारे के सारे दिन इसके अंदर काउंट किए जाएंगे।
तीसरा डेज ऑफ बीइंग एब्सेंट, लेकिन वो एब्सेंट रहा क्यों? क्योंकि टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गई उसे। अब डिसेबलमेंट क्यों हुई भाई? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट किस वजह से हुआ? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कोई निग्लिजेंस, कोई भी केयरलेसनेस के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ इन द एस्टैब्लिशमेंट, और उस वजह से उसकी टेम्परेरी डिसेबलमेंट हो गई, हड्डी टूट गई, लात बाजू कुछ भी, तो टेम्परेरी डिसेबलमेंट उसकी हो गई। तो वो जितने दिन के लिए भी एब्सेंट रहेगा वो सारे के सारे दिन काउंट किए जाएंगे इन कॉम्प्यूटेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज। ठीक है, फिर कहते अगर फीमेल वर्कर की बात करें तो अगर उनको वो मैटर्निटी लीव प्रोवाइड करी गई है, ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो मैटर्निटी लीव बट नॉट एक्सीडिंग 12 वीक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 12 वीक्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैटर्निटी लीव पे है अगर फीमेल वर्कर तो उसके वो सारे दिन इसकी कैलकुलेशन के अंदर काउंट किए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 25C, राइट ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन। अब इसमें कहते हैं मेथड इन विच कंपनसेशन हैज टू बी कैलकुलेटेड, कि कंपनसेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो कहते हैं बिफोर एनी क्लेम, लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे, यस ब्लू ब्लू राइट, बिफोर एनी क्लेम वर्कमैन हैज टू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। क्लेम करने से पहले उसे ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली बात, वो बदली या कैजुअल वर्कमैन नहीं होना चाहिए। अच्छा, बदली वर्कमैन पता कौन होता है? जैसे मान लो कि कोई परमानेंट वर्कर है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, उसको कोई काम पड़ गया, वो 2 महीने के लिए काम पे चला गया, मतलब जहाँ पे भी उसको काम पड़ा अपने गांव में या कहीं पे भी वो काम पे चला गया, तो उसकी जगह पे अगर एस्टैब्लिशमेंट ने कोई और वर्कर रखा है टेम्परेरी, तो उसे बदली वर्कर कहा जाता है। अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं, हमारे घर पे काम वाली जब काम करती है, हमारी परमानेंट होती है ना, तो जब उसने जाना होता है गांव वगैरह, तो वो यूजुअली 1 महीने या 2 महीने की छुट्टी पे जाते हैं, है ना सॉरी। तो उस टाइम पे अगर हम किसी और मेड को अपॉइंट करते हैं या वो अपनी जगह पे किसी और मेड को अपॉइंट करके जाती है, वो इट्स अ काइंड ऑफ बदली वर्कर। ठीक है, तो वो बदली वर्कर नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? उसका नेम मस्टर रोल के ऊपर होना चाहिए। मस्टर रोल होता है ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, पक्का तभी होगा ना अगर उसका नेम ऑफिशियल लिस्ट के अंदर होगा, तो वही पर्सन को ले ऑफ का कंपनसेशन मिलता है जिसका नेम मस्टर रोल मतलब ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी है उसने? अभी पहले हमने डिस्कस किया कि कम से कम 1 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूअस सर्विस। अगर 1 साल कॉन्टिन्यूअस सर्विस उसने प्रोवाइड करी है तो उसको ले ऑफ का कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर? अब ले ऑफ का कंपनसेशन कैसे दिया जाता है? बेसिक वेजेस प्लस डीए, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, ठीक है, उसका 50% पे करते हैं ले ऑफ कंपनसेशन। और ये बेसिक वेजेस और डीए कितने टाइम का लेना है? जितने टाइम के लिए उसको ले ऑफ किया गया है। मान लो 1 मंथ के लिए ले ऑफ किया गया, तो पूरे 1 मंथ की बेसिक वेज प्लस डीए जितना उसको पे किया जाता है, उसका 50% उसको कंपनसेट किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब कहते जो ले ऑफ कंपनसेशन है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पूरे साल के अगेंस्ट 45 डेज का हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 1 साल के अगेंस्ट मैक्सिमम 45 डेज का हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो ये एक्सीड कर रहा है 45 डेज से, फिर क्या करेंगे? तो फिर एम्प्लॉयर के पास 2 रास्ते होते हैं। ठीक है, एक रास्ता उसके पास है कि जितना भी बन रहा है कंपनसेशन वो पे कर दे और नुकसान झेल ले फिर। ठीक है, पे ले ऑफ कंपनसेशन फॉर सच सब्सिक्वेंट पीरियड, सारे के सारे टाइम के लिए या तो ले ऑफ का कंपनसेशन वो पे कर दे, या दूसरा रास्ता उसके पास है रिट्रेंच कर दे, वर्कर को निकाल दे। लेकिन अगर वो रिट्रेंचमेंट वाला रास्ता चुनता है, रिट्रेंच करना है उसने वर्कर को, तो उसको सेक्शन 25F के अंदर जितनी भी प्रोविजंस है वो सारी की सारी कंप्लाई करनी पड़ेंगी, वो फॉलो करनी पड़ेंगी। सेक्शन 25F डील करता है रिट्रेंचमेंट के साथ। तो अगर हम बंदे को निकाल रहे हैं ना, रिट्रेंच कर रहे हैं, तो बहुत सारे कंपनसेशन उसको देने पड़ते हैं। तो ये भी कोई इतना आसान काम नहीं होता कि निकाल दो निकल जाओ, ये भी इजी नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं अगर वो रिट्रेंच कर रहा है वर्कर को तो उसको सेक्शन 25F फॉलो करना पड़ेगा। और जो ले ऑफ कंपनसेशन वो पे करेगा वो कांट बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। मान लो उसका ले ऑफ कंपनसेशन बन रहा है 10,000, ठीक है,
और उसका रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन बन रहा है 50,000। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर बोलेगा कि 10,000 उसके अगेंस्ट मैंने एडजस्ट कर दिया तो आई विल पे यू 40,000, ये लो 40,000। नो, तो उसको ले ऑफ कंपेंसेशन भी पे करना पड़ेगा प्लस रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी पे करना पड़ेगा। तो नहीं है ना आसान बात निकालना किसी को। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के पास दो रास्ते हैं। अब एम्प्लॉयर देखे उसने क्या करना है। अब एम्प्लॉयर की ड्यूटीज क्या बनती है? सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि ऑफिशियल लिस्ट होनी चाहिए एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, मस्ट मेंटेन मस्टर रोल ऑफिशियल लिस्ट सेक्शन 25D के अंदर, ताकि वर्कमैन उसके अंदर अपनी एंट्रीज डाल सकें और उनको भी पता हो कि हमारा जो नेम है वो मस्टर रोल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और जो ले ऑफ है ना, मस्ट बी फॉर द रीजन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 2 सब सेक्शन KKK। सेक्शन 2 सब सेक्शन KKK के अंदर लिखा हुआ है कि इन रीजंस के कारण ले ऑफ किया जा सकता है, मतलब उसको टेम्परेरी फ्री किया जा सकता है। तो जो ले ऑफ है वो उसी किसी ना किसी रीजन के कारण होनी चाहिए। वो रीजन किसके अंदर लिखा होना चाहिए? मेंशन्ड होना चाहिए इन सेक्शन 2 KKK। ठीक है, फिर कहते हैं अगर डिटेन कर रहा है, मतलब काम करने से मना कर रहा है एम्प्लॉयर, डिटेन कर रहा है उसको ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के लिए डिटेन कर सकता है, फ्री बिठा सकता है उसको। 2 घंटे से ज्यादा वो डिटेन नहीं कर सकता। ठीक है, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है। फिर कहते हैं कि जो ले ऑफ कंपेंसेशन का रेट है या जो पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25C के अकॉर्डिंगली ही, जो अभी अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली ही रेट और पीरियड जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं। क्लियर हो गया? फिर हमारे पास आता है सेक्शन 25F, वर्कमैन नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। इसके अंदर डिस्कस किया गया है कि कुछ केसेस के अंदर वर्कर हु इज लेड ऑफ, जिसको ले ऑफ किया गया है, उसको कंपनसेशन का क्लेम नहीं मिल सकता अगर इफ हिज केस फॉल विद इन एनी ऑफ द 3 क्लॉजेस ऑफ दिस सेक्शन। तो उस बंदे को, उस वर्कमैन को कंपनसेशन नहीं मिल सकता अगेंस्ट ले ऑफ अगर वो इन तीनों केसेस में से, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इन तीनों केसेस में से अगर किसी भी केस में उसका जो केस है वो फॉल करता है। ठीक है, उसकी सिचुएशन इन तीनों में से किसी के अंदर आती है तो उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो पहली क्या चीज है? पहली है रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयर ने उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफर करी लेकिन उसने खुद एक्सेप्ट नहीं करी। लेकिन ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट होनी कैसी चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है। प्रोवाइडेड दैट वो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट उसी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर होनी चाहिए, या फिर अदर एस्टैब्लिशमेंट है तो वो उसी सेम एम्प्लॉयर की होनी चाहिए, बिलोंगिंग टू द सेम एम्प्लॉयर। ठीक है, उसी एम्प्लॉयर की एक और एस्टैब्लिशमेंट जो कि सिचुएट कहाँ कर रही है? विद इन अ रेडियस ऑफ 5 miles फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट टू विच ही बिलोंग्स। मान लो ये एस्टैब्लिशमेंट है जिसके अंदर वो काम करता है, ठीक है, उसको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफर करी गई किसी दूसरी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। दोनों का मालिक एक ही है, एम्प्लॉयर एक ही है, ठीक है, लेकिन ये एस्टैब्लिशमेंट इस एस्टैब्लिशमेंट के 5 miles ऑफ रेडियस के एरिया में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी नज़दीक होनी चाहिए। और अगर उससे दूर होगी, रेडियस ऑफ 5 miles से दूर होगी, तो वो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट का पार्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या कहते हैं? जो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट उसको ऑफर करी जा रही है ना वर्कमैन को, वो ऐसी होनी चाहिए जो कि वर्कमैन परफॉर्म कर सके। ऐसा ना हो कि उसको उस काम को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल स्किल्स एक्वायर करने पड़े या और एक्सपीरियंस एक्वायर करना पड़ेगा, तो ये गलत बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए, एक और चीज, इट कैरीज द सेम वेजेस ऑल्सो। ठीक है, जो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट उसको ऑफर की जा रही है सेम वेजेस पे ऑफर करनी है। तो अब ध्यान से सुनो एक बात। हाँ जी, ध्यान किधर है? इधर देखो, ध्यान से सुनो एक बात कि अगर एम्प्लॉयर इन चारों बातों का ध्यान रख के ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयर ऑफर कर रहा है टू द वर्कमैन, और लेकिन फिर भी वर्कमैन उसको रिफ्यूज कर रहा है, तो वर्कमैन को कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगा ले ऑफ का। क्लियर हो गया पॉइंट? सेकंड पॉइंट, एब्सेंस फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट एट द अपॉइंटमेंट टाइम। देखो, मान लो उस बंदे की जो ड्यूटी है वर्कमैन की 9 to 6 की ड्यूटी है उसकी, ठीक है, एक दिन वो गया तो उसको ले ऑफ रखा गया क्योंकि मशीन फ्री नहीं थी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई। दूसरे दिन वो गया, उसको ले ऑफ रखा गया। तीसरे दिन वो गया ही नहीं,
तो अगर जिस दिन वो अपनी ड्यूटी से एब्सेंट होगा, वर्किंग आवर्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होगा, तो उस दिन का कंपनसेशन उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो एब्सेंट माना जाएगा। देखो क्या लिखा है, वेयर अ लेड ऑफ वर्कर डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ फॉर वर्क एटलीस्ट वंस अ डे, पूरे दिन में एक बार तो उसे प्रेजेंट होना पड़ेगा काम के लिए, ठीक है, एट द अपॉइंटेड टाइम ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग आवर्स। तो अगर वो खुद को प्रेजेंट ही नहीं कर रहा, वो गया ही नहीं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, तो वो एब्सेंट माना जाएगा और उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फिर है स्ट्राइक और गो स्लो इन वन पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। तो इसमें कहते हैं अगर वेयर ले ऑफ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्राइक, वर्कर्स ने स्ट्राइक कर रखी है, ठीक है, और वो स्ट्राइक की वजह से ले ऑफ प्रोवाइड किया जा रहा है उनको, स्ट्राइक की वजह से वो फ्री बैठे हैं ना, तो उस टाइम पे स्ट्राइक के अगेंस्ट उनको ले ऑफ नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। ये बात की बात है कि स्ट्राइक अगर लीगल होगी तो उनको वेजेस पे करेंगे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर स्ट्राइक इलीगल होगी तो उनको कोई वेजेस भी नहीं मिलेंगी, लेकिन ले ऑफ कंपनसेशन नहीं मिलेगा उन्हें स्ट्राइक्स के अगेंस्ट। दूसरा कहते हैं कि स्लोइंग डाउन ऑफ प्रोडक्शन बाय द वर्कर इन अनदर पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। अब एस्टैब्लिशमेंट देखो, दो एस्टैब्लिशमेंट की एग्जांपल लेते हैं, ए एंड बी, ठीक है। ए एस्टैब्लिशमेंट से सामान बन के बी में आता है, तब बी आगे उसकी प्रोसेसिंग करती है। अब अगर ए एस्टैब्लिशमेंट से ही सामान लेट आ रहा है, स्लो हो गई इनकी प्रोडक्शन, जिसकी वजह से ये वाले फ्री बैठे हैं, तो ये ले ऑफ कंपनसेशन नहीं होता। क्लियर हो गया? इसकी प्रोडक्शन स्लो होने की वजह से अगर ये थोड़ी देर फ्री बैठ रहे हैं तो इनको ले ऑफ कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। तो ये थे 3 कंडीशंस जिनके बेसिस पे किसी भी वर्कमैन को कंपनसेशन रिगार्डिंग ले ऑफ नहीं मिलता। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा टॉपिक रिगार्डिंग ले ऑफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग रिट्रेंचमेंट। तो होपफुली आपको ले ऑफ का सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स with amazing presentation. Thank you so much for watching. Have a nice day. Thank you.